तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था यार स्टैटिक राउटिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में डिस्कस किया हुआ एसपीएफ, राइट। स्टैटिक राउटिंग में हमने सब कुछ कैसे किया था, मैनुअली किया था राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट। अब आईपी एड्रेसिंग में याद होगा आपको, हमने बात की थी प्राइवेट और पब्लिक आईपीज़ की। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस, क्या डिफरेंस था? प्राइवेट क्या होती है? इंटर नेटवर्क तो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग में भी होता है। आपके पास मल्टीपल नेटवर्क्स हो सकते हैं अगर आप प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहे हो। नोट राउटेबल ऑन द, आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ करके ट्रैफिक इंटरनेट पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो आपका क्या था यार, इन लोकल एरिया, सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क में यूनिक होता है। जो आईपी आप यूज़ कर रहे हो वही सेम आईपी किसी दूसरे नेटवर्क में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट आईपी की एक स्पेसिफिक रेंज थी और आपकी जो प्राइवेट आईपी है वो क्या थी, फ्री टू यूज। प्राइवेट आईपी की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कौन सा प्राइवेट आईपी किस डायरेक्शन में किस जगह पे आप यूज़ कर रहे हो। वो किसी भी नेटवर्क में यूज़ किया जा सकता है। आपका अपना नेटवर्क है, उसमें भी आप प्राइवेट आईपी यूज़ कर रहे हो। मान लो आपने 192.168.1.0 का सबनेट यूज़ कर लिया, ये आपका नेटवर्क था। ये मेरा होम नेटवर्क है, मैंने भी उसमें कौन सा नेटवर्क यूज़ किया, 192.168.1.0/24। उसके लिए मुझे आपसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही नेटवर्क कैसे हैं, प्राइवेट। और ये पहले से रेंज क्या है, डिफाइंड है, पहले से रेंज आपकी फिक्स्ड। इसीलिए कौन से आईपी लेने पड़ते हैं आपको जब भी आप इंटरनेट पे जाने की कोशिश करते हो, पब्लिक आईपी। कौन सा आईपी लेना पड़ता है, पब्लिक आईपी। तो जितने भी आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं उनके पास एक पब्लिक आईपी होगा, जिसकी हेल्प से वो दूसरे नेटवर्क से क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो दो टाइप के आईपीज़ हैं, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। अब हमने डिस्कस किया था राउटिंग। डिस्कस जो हम राउटिंग कर रहे थे ना यार, वो एक एंटरप्राइज नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से किया है हमने ये बात नहीं की कि इंटरनेट पे ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, इंटरनेट पे जो राउटर्स कनेक्टेड है वो आगे ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड कर रहे होंगे, वो बात हमने नहीं की। हमने सिर्फ ये बात की थी कि आपका एक नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल राउटर्स हैं, वो डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है। हमने एक नॉर्मल डिज़ाइन बना लिया, ये मान 4 राउटर कनेक्ट किए, एक सिंपल सा डिज़ाइन 12/24, 13/24, इन दोनों के बीच आईपी चल रहा है 34, 24/24, ठीक है। R2 के पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है 20 का, R3 के पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है 30.1.1.0/24, 10.1.1.0/24। OSPF आप चला रहे हो, जैसे OSPF चलाओगे R1 अपना राउट किसको देगा, R2 को। कौन सा राउट, R1 ये राउट किसको दे रहा होगा, 3 को। 4 के पास भी होगा और R2 फिर 4 को दे रहा होगा। ऐसे R2 अपना ये प्रीफिक्स सबके साथ शेयर कर रहा होगा, प्रीफिक्स या नेटवर्क जो भी आप बोलना चाहो। तो आपने क्या किया, OSPF की हेल्प से जो आपका एक एंटरप्राइज नेटवर्क था वहाँ राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी, और सारे होस्ट एक दूसरे से क्या है, रिसीवर। यहाँ जो होस्ट कनेक्टेड है वो होस्ट कहाँ तक जा सकता है, R2 के इस होस्ट तक, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग वाया OSPF। यहाँ फिर आपका यहाँ एक यूज़र है तो ये यूज़र इस तक भी आ सकता है, क्योंकि क्या कॉन्फ़िगर्ड है, राउटिंग कॉन्फ़िगर्ड।
वो SPF चला रखा है, R1 के पास 30 का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है राउटिंग टेबल में, क्योंकि यहाँ क्या चल रहा है इन दोनों के बीच, OSPF। प्रॉब्लम कब आती है? जब ट्रैफिक आपको अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर फॉरवर्ड करना है। कंपनी में रिक्वायरमेंट थी इंटरनेट की, इंटरनेट लिंक ले लिया हमने एक, ये देखिए R4 से इंटरनेट का लिंक लिए, तो R4 को हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं एज राउटर। कौन सा राउटर? एक ऐसा राउटर जो प्राइवेट नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो और पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्टेड हो। अगर इसमें आप ध्यान से देखते हो तो इस साइड प्राइवेट नेटवर्क है, ये सारा, ठीक है, उस साइड आपका पब्लिक नेटवर्क है वाला। तो जो राउटर दोनों नेटवर्क को कनेक्ट करता है उस राउटर को हम क्या बोल देते हैं? एज राउटर, क्योंकि वो आपके नेटवर्क के एज पर कनेक्टेड है, बाउंड्री पर कनेक्टेड है, R4, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एक IP, मान लो यूट्यूब सर्वर। कौन सा सर्वर? यूट्यूब सर्वर। प्राइवेट और पब्लिक में तो आपको डिफरेंस क्लियर है, आसान सही है, प्राइवेट पब्लिक तो यहाँ यूट्यूब सर्वर है। यूट्यूब एक्सेस करने के लिए आपको ही पता है सबसे पहले DNS की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास youtube.com का IP नहीं होता, सिर्फ नेम होता है। सिर्फ क्या होता है? नेम। यहाँ कुछ एक होस्ट कनेक्टेड थे, ये स्विच है और एक होस्ट कनेक्टेड है यहाँ पर। इस DNS सर्वर का एड्रेस क्या है? 8.8.8. अब आप कहोगे ऐसा करो, R4 और ISP के बीच क्या कॉन्फ़िगर कर दो आप। अगर मैं यहाँ OSPF चला भी देता हूँ, ISP के पास तो मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स हैं यार, करोड़ों नेटवर्क्स हैं किसके पास? ISP के पास। अगर ISP ने वो सारे राउट्स किसको दे दिए हैं? R4 को। R4 काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि R4 में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने राउट्स को क्या कर पाए। आपको तो लगता है छोटा सा राउटर राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लो, लेकिन जब राउटिंग टेबल का साइज बढ़ता है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है इतनी बड़ी राउटिंग टेबल मेंटेन करना। इतनी बड़ी राउटिंग टेबल मेंटेन करना क्या हो जाता है, उसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं सारे राउट्स तो किस पे इंस्टॉल नहीं कर सकता? R4 पर। मान लो आपने कर लिए पब्लिक नेटवर्क। कौन से नेटवर्क्स? कि पब्लिक नेटवर्क के लिए कहाँ से जाना है, कौन नेक्स्ट स्टॉप रहेगा, कहाँ एग्जिस्ट करता है। क्या R2 को पता है? नहीं। R4 फिर किसको देगा? R2 फिर किसको देगा? इसको। आपके इंटरनल नेटवर्क में मिलियंस ऑफ क्या आ जाएंगे? एंट्रीज राउटिंग टेबल में। करोड़ों राउटिंग टेबल में क्या होंगे? आपके एंट्रीज होंगी, क्योंकि पब्लिक नेटवर्क तो बहुत सारे होते हैं। पब्लिक नेटवर्क तो बहुत सारे होते हैं। इतने नेटवर्क्स को हैंडल करना, उनके लिए बेस्ट पाथ कैलकुलेट करना, उसके बाद ट्रैफिक फॉरवर्ड करते टाइम इतनी बड़ी राउटिंग टेबल चेक करना, आपके नेटवर्क को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। दूसरा, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप इतनी बड़ी राउटिंग टेबल क्या कर पाओ? हैंडल कर, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है ना, इंटरनेट सारा राउटिंग टेबल के बिहाफ पे चल रहा है, और राउटिंग टेबल में पता नहीं कितने नेटवर्क्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ISP से जितने भी पब्लिक नेटवर्क्स हैं वो सारे इंस्टॉल करवा लें। या फिर हम एग्जांपल ले ही रहे थे, मान लिया हमने एग्जांपल यूट्यूब सर्वर का, इसका IP क्या है दोस्त? 150.1.70.8। यूट्यूब सर्वर, सॉरी, DNS का IP क्या था? 8.8। क्या ये आपके एंटरप्राइज नेटवर्क से बिलोंग करते हैं? नहीं। क्या R4 8.8 की इन्फॉर्मेशन और 150 की इन्फॉर्मेशन टोपोलॉजी में दे पाएगा? क्योंकि वो तो R4 से भी कनेक्टेड नहीं है, किससे भी कनेक्टेड नहीं है। आपने क्या किया? R1 पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया, किसके लिए? 150 के लिए भी, और स्टैटिक रूट दे दिया आपने किसकी तरफ? R2 की तरफ। R2 को आपने रूट दिया किसकी तरफ? R4 की तरफ। किसकी तरफ? जो भी सबनेट मास्क।
और R4 को आपने राउट दिया किसकी तरफ, ISP की तरफ। किसकी तरफ दिया रूट, ISP की तरफ, जो भी IP तक है, कि भाई आप ट्रैफिक इसको फॉरवर्ड कर देना। तो अगर कभी भी होस्ट DNS के लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, R1 अपनी राउटिंग टेबल देख रहा होगा, नेक्स्ट स्टॉप कौन है, R2 के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन है, और R4 के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन है। ISP तक ट्रैफिक फॉरवर्ड करना हमारा क्या था, अल्टीमेट गोल था, और ट्रैफिक चला गया। आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ISP। कल को YouTube सर्वर का IP चेंज हो गया, YouTube सर्वर का IP क्या हो चुका है, अब आप क्या नई एंट्री क्रिएट करोगे, नई एंट्री तो क्रिएट नहीं करेंगे हम। आप मान लो फेसबुक सर्वर एक्सेस कर रहे हो, फेसबुक की एक IP नहीं होती, कितनी IP के लिए मैं अपने लोकल राउटर्स पे क्या कर रहा हूँ, एंट्रीज क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि ट्रैफिक आप कहाँ तक फॉरवर्ड कर पाओ। भाई इन राउटर्स की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ट्रैफिक ISP राउटर को हैंड ओवर करें। आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ISP राउटर की। लेकिन इंटरनेट वाले राउटर तक ट्रैफिक सेंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, राउटिंग टेबल में एंट्रीज चाहिए, तभी R1 ट्रैफिक R2 को देगा, R2 R4 को, और R4 किसको हैंड ओवर करेगा, ISP। क्या कॉन्फ़िगर करनी होगी इसमें आपको, राउटर। अब इन्होंने एक सिंपल सा फंडा बनाया डिफ़ॉल्ट रूट का। इसका फंडा बनाया कि अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप इस तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना। तो बेसिकली होता क्या है डिफ़ॉल्ट रूट में यार, इस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप या फिर दोनों आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। IP रूट 0.0.0, IP रूट 0.0.0, एनी क्लास IP और एनी IP एड्रेस एंड एनी सबनेट। आप ट्रैफिक इस नेक्स्ट स्टॉप को क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। इसमें सारे के सारे IPs मैच हो जाते हैं, सारे के सारे IPs क्या हो जाते हैं, मैच। अगर अब होगा क्या, कोई भी IP एड्रेस होगा आपका डेस्टिनेशन, कोई भी डेस्टिनेशन IP मान लो आप, वो सारे के सारे IPs किस में मैच हो जाएंगे, इस डिफ़ॉल्ट रूट। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, टोपोलॉजी एक डिज़ाइन बना लेते हैं बेसिक्स। R1 R2 R3, यह हमने किसका लिंक ले रखा है, इंटरनेट का। किसका लिंक ले रखा है, इंटरनेट का। राउटिंग टेबल बना रहा हूँ यार मैं, आप लिखते रहना लिखना हो तो, या फिर ध्यान से सुन लेना अच्छे से एक बार फिर लिख लेना। R1 से एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड था 10 का, इससे 20, और R3 से क्या कनेक्टेड था, IP एड्रेस 12.1.1.1, 12.1.1.2, 23.1, 23.2। आपने OSPF चलाया सबसे पहले, याद रखना यहाँ OSPF नहीं चलाना आपको कभी। एज राउटर और ISP के बीच OSPF नहीं चलाएंगे हम, OSPF चलाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में। तो प्राइवेट नेटवर्क में अगर आप OSPF चलाते हो तो R1 के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी 20.1.1.0/24, 30.1.1.0/। नेक्स्ट ऑफ दोनों के लिए क्या रहेगा सेम, 12.1.1. ये किसकी राउटिंग टेबल है, R1 की। दिख रही है आप लोगों को राउटिंग टेबल। अगर R2 की हम बात करते हैं, कुछ नेटवर्क तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। 30 का किस तरफ है, 23.1.1.2 की तरफ। अच्छा 10 करना था वहाँ 20 की जगह, ठीक है।
यहाँ क्या रहेगा आपका यार 23.1.1.1। ओके यहाँ भी 10 और यहाँ भी क्या है 10। अब अगर कोई यूज़र पिंग करने की कोशिश करता है जो यहाँ कनेक्टेड है, जिसमें सोर्स आईपी है मान लो 10.1.1, डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा 20.1.1.1, वो यूज़र ट्रैफिक देगा अपने डिफ़ॉल्ट। आप बताइए क्या R1 को 20 के बारे में पता है भाई? ये राउटिंग टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, नहीं क्या क्या मतलब होता है 20.1.1.0। नेक्स्ट ऑफ इज ट्रैफिक किसको दिया R2 से 20 का नेटवर्क क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, हो रही है राउटिंग। दूसरा डेस्टिनेशन आईपी 30 का था, ट्रैफिक की सोर्स ने किसको हैंड ओवर किया अपने राउटर को। क्या राउटर को 30 का पता है? किसको ट्रैफिक फॉरवर्ड किया R2 को। R2 ने देखा 30 के लिए किसको फॉरवर्ड करना होगा, और R3 से 30 का नेटवर्क क्या था डायरेक्टली कनेक्टेड, राउटिंग हो रही है। क्या यूज़ किया हमने OSPF, क्या यूज़ किया OSPF। सोना नहीं है इतना जल्दी यार, 10 ही मिनट हुए हैं। जाग रहे हो? अच्छा जाग रहे हो फिर। अब इस बार हुआ क्या, यहाँ एक DNS सर्वर कनेक्टेड था जिसका आईपी क्या है आपने देखा होगा, मोस्टली मशीन पे आईपी होता है 8.8.8. किसका DNS। इस यूज़र को मतलब नहीं है कि डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वो तो ट्रैफिक किसको देगा अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। यूज़र ने ट्रैफिक किसको दिया R1 के पास क्या 8.8 की कोई एंट्री है, क्योंकि 8.8 जो आईपी है वो तो कहाँ एग्जिस्ट करता है, और हमने OSPF चलाया सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइवेट नेटवर्क्स के लिए। तो क्या 8.8 की इंफॉर्मेशन R1 के पास आ रही होगी? वो तो कहाँ एग्जिस्ट करता है पब्लिक नेटवर्क, कहाँ एग्जिस्ट करता है पब्लिक नेटवर्क। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया डिफ़ॉल्ट रूट का, कि जितने भी राउटर्स हैं उनको आप क्या प्रोवाइड करो, एक डिफ़ॉल्ट रूट। वो डिफ़ॉल्ट रूट कैसे हेल्प करेगा यार, देखो बिल्कुल ही आसान है। कि अगर कुछ भी मैच ना हो ना, वो इसमें मैच ज़रूर होगा। स्पेसिफिक एंट्री नहीं होती वो आपकी, लेकिन 0.0.0.0/12.1.1. ये जो डिफ़ॉल्ट रूट है ना, वो आपको ऑलवेज एज राउटर की तरफ लेकर के जाता है। किसकी तरफ? 23.2 सॉरी 0.0.0 R3 को हम एक डिफ़ॉल्ट रूट देंगे किसकी तरफ? ISP की तरफ 0.0.0. नेक्स्ट ऑफ कौन रहेगा इसका? ISP राउट। अब देखो इस बार ट्रैफिक DNS सर्वर पे आसानी से चला जाएगा। IP क्या था DNS सर्वर का? 8.8.8.8. इस यूज़र ने ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जिसमें सोर्स आईपी था 10.1.1.2, डेस्टिनेशन आईपी। यूज़र ने ट्रैफिक इसको दिया अपने डिफ़ॉल्ट राउट। R1 सबसे पहले इसमें मैच करता है, इसमें तो मैच हो ही नहीं रहा 8.8। क्या इसमें मैच हो रहा है? इसमें तो सारे बिट्स मैच हो जाती हैं। 0.0.0 कुछ भी आईपी और कुछ भी क्या हो, सबनेट मास्क, सब कुछ किस में मैच होगा? डिफ़ॉल्ट रूट में। सब कुछ किस में मैच होगा? किसको दे देना ट्रैफिक? R2। डेस्टिनेशन क्या है? 8.8. क्या R2 के पास 8.8 के लिए कोई स्पेसिफिक राउट एंट्री है? लेकिन क्या एग्जिस्ट करता है? डिफ़ॉल्ट रूट। क्या एग्जिस्ट करता है? डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? इसको फॉरवर्ड कर दो। R3 पे हमने डिफ़ॉल्ट रूट किसकी तरफ दे रखा है? यहीं तक फॉरवर्ड करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आगे ISP खुद देख लेगा कि कहाँ फॉरवर्ड करना है, कैसे फॉरवर्ड करना है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ISP राउटर। अब आप कहते हो कोई और IP होगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, डिफ़ॉल्ट रूट में सब कुछ मैच हो जाएगा। डेस्टिनेशन IP अगर चेंज भी कर देते हो
मैंने मान लिया यूट्यूब सर्वर के पास जा रहे थे हम या गूगल सर्वर के पास, जिसका आईपी क्या था, ऐसे कुछ भी एक रैंडम सा आईपी था 150.1.97.11। इस डिवाइस ने फिर ट्रैफिक किसको दिया, R1 को। ना तो इसमें मैच होगा ना इसमें मैच होगा, इसमें क्या हो जाएगा, R1 ट्रैफिक किसको देगा, R2 देखेगा, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हो रहा, किसमें मैच हो रहा है, डिफ़ॉल्ट रूट। R2 ट्रैफिक किसको देगा भाई, ना इसमें एंट्री मैच हो रही हो ना किस में मैच हो रही है। तो डिफ़ॉल्ट रूट के ब्याह पे हम सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो हमारे नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता। दो टाइप का ट्रैफिक होता है, एक लोकल ट्रैफिक होता है, एक रिमोट ट्रैफिक। लोकल मतलब जो आपके ही लोकल एरिया नेटवर्क में क्या कर रहा होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन एग्जिस्ट करता होगा। रिमोट ट्रैफिक ऐसा ट्रैफिक जो आपके प्राइवेट नेटवर्क को छोड़ करके कहाँ जा रहा होता है, पब्लिक। उन सबके लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट, क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफ़ॉल्ट रूट। हाँ जी, पूछना है कुछ। सर मतलब प्राइवेट नेटवर्क में OSPF चलाने के बाद में हमें प्राइवेट नेटवर्क में हर एक राउटर पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग करनी पड़ेगी मैनुअली, डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो करनी पड़ेगी, हर एक राउटर पे। या फिर आप OSPF की हेल्प ले सकते हो। सर OSPF डिफ़ॉल्ट राउटिंग वो तो डायनेमिक, ये किसने बोला है, नहीं सर वो तो लोकल नेटवर्क में अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे ना नेबर नोड्स के लिए, बट डिफ़ॉल्ट राउटिंग तो करनी पड़ेगी ना पब्लिक ISP पे। देखो आप कह रहे हो ठीक है किसी हद तक, लेकिन आप उस केस में क्या करोगे, सिर्फ R3 पे क्या दोगे, एक डिफ़ॉल्ट रूट, और आप OSPF को बोल दोगे कि डिफ़ॉल्ट रूट पूरी टोपोलॉजी में क्या कर दो, ये कर सकते हो OSPF, करवा सकते हो OSPF से भी। एक सिंपल सी कमांड चलानी पड़ती है, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट। सर ये से पैकेट सर ये पैकेट को मतलब फॉरवर्ड करने के लिए डिफ़ॉल्ट राइटिंग करनी है, बाकी के जो पैकेट जो वापस आएगा इंटरनेट से वो ऑटोमेटिकली OSP के ISP के पास इसने क्या दे रखा है, इसको पब्लिक नेटवर्क। ISP को पता होगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई थी, वापस ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देगा, R3 किस में दे देगा ट्रैफिक, फिर आपके लोकल एरिया नेट। लेकिन सिर्फ डिफ़ॉल्ट रूट से काम नहीं चलता, आपको R3 पे क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा साथ में, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। 10.1 IP लेकर के आप किसके पास नहीं जा सकते, ISP के पास। रिप्लाई नहीं आएगा, रिक्वेस्ट तो चली जाएगी, क्या नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट IP है। जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स है वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, जो सोर्स था वो क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन। प्राइवेट IP और प्राइवेट IP की इन्फॉर्मेशन किसको नहीं होती, तो R3 पे क्या कॉन्फ़िगर किया जाता है, नेट। ये पूरा टॉपिक आएगा जब हम नेट की बात करेंगे कि कैसे ट्रैफिक जा रहा होता है पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, डिफ़ॉल्ट रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या कमांड लाइन रहती है, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट रूट का यूज़ केस क्या है, ताकि आप सारा ट्रैफिक जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क से बिलोंग नहीं करता उसको किसकी तरफ फॉरवर्ड कर पाओ, ISP की तरफ। किसकी तरफ, ISP की तरफ। हाँ जी, जैसे PC है हमारा यहाँ, तो इस पे हमने YouTube सर्च करा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। भाई बातें बंद करके सामने देख लो यार, मैं बार बार नहीं बोल सकता आपको चुप हो जाओ, इतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। पहले मैं आपको चुप करने के लिए बोलूँ, उसके बाद फिर मैं क्लास में कुछ मैसेज डिलीवर करूँ। एनर्जी लगती है बोलने में, आपकी नहीं लगती होगी, आपको लगता है ठीक है बातें करते रहते हैं फालतू की। मुझे सारा दिन बोलना होता है, तो मैं बार बार नहीं बोल सकता आपको चुप हो जाओ। PD क्लास में कर लिया करो ये बातें, या फिर कैंटीन में बैठे हो तब कर लिया करो फालतू बातें, यहाँ चुप रहा करो। अगर कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लिया करो। आपस में डिस्कशन करना है वो क्लास के बाद कर सकते हो आप, ठीक है।
पहले आप इतने बोरिंग हो, वैसे कोई बात नहीं करते आप मेरे से, तो आपस में पता नहीं आप कहाँ से बातें करते रहते हो, क्या बातें हैं आपके पास करने की। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटो, DHCP, सुना आप लोगों ने DHCP के बारे में? क्या होता है DHCP? विद मैनुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं? ठीक है, चांसेस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन, टाइम कंज्यूम, चांसेस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ओवरलैप की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, उसके अलावा स्केलेबिलिटी इश्यूज, कि अगर बड़ा नेटवर्क होगा तो उस केस में आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे, स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। 1000 डिवाइसेस हैं, कितने डिवाइसेस हैं? 1000 डिवाइसेस, उनको स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हेडेक बन जाएगी। उसके अलावा मेंटेनेंस, कुछ कहीं भी घुसेड़ दो, ये वाली बात ना, CPU यूटिलाइजेशन। मशीन्स पे IP देना है मैनुअली, इस केस में आपके मशीन का CPU यूटिलाइज होगा ही नहीं। वेरी गुड, नोट यूजर चलो इंटरनेट की हेल्प लेते हैं अब हम, कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं इंटरनेट पे। हाउ मैनी पीपल यूज द इंटरनेट, देख लीजिए आप। देयर वर 4.66 बिलियन एक्टिव वर्ल्ड वाइड, 59.5% ऑफ द ग्लोबल, ऑफ दिस टोटल 92.6% बाय मोबाइल। पूरे वर्ल्ड में आपके पास 4.66 बिलियन क्या है? इंटरनेट यूजर्स। इसमें से 4 बिलियन ज़्यादा, मतलब कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा लोगों को किसके बारे में भी नहीं पता होगा। 400 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन उनको किसके बारे में नहीं पता? IP एड्रेसिंग भी कुछ होता है, क्या नहीं पता होगा उनको। लेकिन बिना IP के तो इंटरनेट चल ही नहीं सकता। सबसे पहली बात तो क्या, बिना IP के आप इंटरनेट नहीं चला सकते। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 59% लोग क्या यूज़ करते हैं? इंटरनेट। 60% मान लिया आपने, 60% में से 58% को तो ये भी नहीं पता होगा कि IP एड्रेस ऐसा कुछ भी होता है, बट फिर भी क्या कर पा रहे हैं? वो इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। भाई आज के टाइम में रिश्तेदार आते हैं ना, चाय पानी बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड क्या? वाईफाई का पासवर्ड तो आप बता देते हो, उनसे पूछ लेना IP क्या मिला, कह रहे IP क्या होता है। उन्होंने क्या किया, इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया हमने चीज़ों को कि आप मोबाइल में वाईफाई वाला ऑप्शन ओपन करो, उसमें एक नेम दिखा रहा होगा, उस पर क्लिक करो, एक पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड डाल दो और इंटरनेट चलना क्या हो जाता है। लेकिन वो बिना IP के पॉसिबल ही नहीं है, बिना IP के पॉसिबल। तो जो यूज़र चला रहा है इंटरनेट उसको IP का नहीं पता, लेकिन बैकएंड पे क्या चल रहा है? IP। तो जो स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी।
बिल्कुल भी क्या नहीं है। अगर आपको मशीन पे आईपी मैनुअली देना होता ऑलवेज, तो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं जिनको पता ही नहीं आईपी क्या होता है और सबनेट मास्क क्या होता है, क्या वो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर पाते? आईपी के साथ उनको सबनेट मास्क भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना पड़ता है। बिना डीएनएस के आप इंटरनेट भी नहीं चला सकते, फिर डीएनएस का आईपी देना पड़ता है। तो यूज़र को इन सब बातों का पता, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है यार, क्योंकि एंड यूज़र को फिर सारी बातों का पता होना चाहिए। व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर। फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी कैसे पता लगेगा? उसके लिए आपको अपने एक्सेस पॉइंट का आईपी पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आईपी एड्रेस होता है हमारे पास, या कौन सा तरीका होता है मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। किसका तरीका होता है? सिर्फ मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने बोला यार ऐसा कुछ बनाओ कि हम आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर कर पाएँ। जैसे आर्प रिक्वेस्ट होती है, पढ़ा आप लोगों ने आर्प रिक्वेस्ट? अगर मशीन के पास मैक नहीं है ना तो आर्प रिक्वेस्ट अपने आप जनरेट हो जाती है। आपको नहीं बोलना पड़ता कि आप क्या जनरेट करो एक आर्प, क्योंकि प्रोग्राम ही इसी तरीके से किया गया है कि आर्प टेबल में अगर मैक एंट्री है तो ठीक है, अदरवाइज मशीन क्या जनरेट कर देती है? आर्प रिक्वेस्ट। ऐसे किस केस में होगा? डीएचसीपी के केस में। जैसे आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल फ़ोन को, मोबाइल फ़ोन इमीडिएटली एक रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है कि मुझे आईपी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। और जो भी आपका डीएचसीपी सर्वर होगा वो आपकी मशीन को क्या दे देता है? एक आईपी दे देता है। ऑटोमेटिकली होता है सब कुछ प्रोसेस। और मोबाइल फ़ोन में तो डायनामिक आईपी चलता है, सिर्फ कौन सा आईपी चलता है? डायनामिक आईपी। अगर आपने कभी ज़्यादा ही ध्यान दिया हो तो आपको कई बार ये भी लिखा हुआ मिलता है जब आप वाईफाई कनेक्ट कर रहे होते हो। ध्यान से देखना वाईफाई कनेक्ट करते टाइम लिखा होता है वहाँ ऑब्टेनिंग एन आईपी, कि मैं एक आईपी एड्रेस को ऑब्टेन कर रहा हूँ, एक आईपी एड्रेस रिसीव कर रहा हूँ फ्रॉम होम? फ्रॉम डीएचसीपी सर। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी स्टैटिक या फिर आप मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हो। सबसे पहले तो चांसेस ऑफ किसके हैं? आपने डुप्लीकेट आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया। कैसा आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया? अब आपको एक कॉपी पेन हमेशा रखना होगा साथ में कि मैंने 10.1 आईपी दे दिया है, ये किसी दूसरी मशीन पे नहीं देना। फिर मैंने 10.2 दे दिया, ये किसी दूसरी मशीन को नहीं देना। आप सारा डेटाबेस मैनुअली बनाओगे। कल को जिस मशीन को आपने आईपी दिया था वो नेटवर्क ही छोड़ के चली गई। अब आपको ये पता होना चाहिए किस होस्ट पे आईपी यूज़ हो रहा है और किस पर यूज़ नहीं हो रहा। ये भी नहीं पता लगता कभी। टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। उसके अलावा फिर मेंटेनेंस, जो आप कह रहे थे, आईपी को ट्रैक करना, कौन से आईपी एक्टिव और कौन से आईपी एक्टिव, और फिर नॉट ए यूज़र फ्रेंडली सोल्यूशन। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो स्केलेबल भी हो, जिसमें चांसेस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन ना हो, प्लस जो यूज़र फ्रेंडली हो। मतलब यूज़र फ्रेंडली का मतलब है जो एंड यूज़र हो उसके लिए काम क्या हो जाए, बिल्कुल आसान हो जाए। उसको आईपी का पता हो या ना पता हो, फिर भी वो क्या यूज़ कर पाए? इंटरनेट। इसीलिए हमने बनाया क्या? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इससे भी पहले एक प्रोटोकॉल था यार, बूटपी। कौन सा प्रोटोकॉल था? बूटपी के बाद अब हम क्या यूज़ करते हैं? डीएचसीपी। फुल फॉर्म लिख लिया आप लोगों ने? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लेयर 7 सर्विस है, ओपन स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है सिस्को डिवाइस है, जूनिपर डिवाइस है, विंडोज़ मशीन है, लिनक्स मशीन है, सब में क्या चलता है? डीएचसीपी। कैसा है भाई? यूडीपी बेस्ड। कैसा प्रोटोकॉल है? यूडीपी बेस्ड।
पोर्ट नंबर है 67 एंड 68। क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड प्रोटोकॉल लाइक डीएनएस। डीएनएस भी क्या आपका एक क्लाइंट सर्वर मॉडल प्रोटोकॉल, मतलब एक क्लाइंट होगा उसमें और एक क्या रहेगा, सर्वर। और हम इसी की बात करेंगे, हम विंडोज सर्वर की बात नहीं करेंगे। हम सिस्को राउटर को क्या बना रहे होंगे, DHCP सर्वर। सिस्को राउटर और स्विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज DHCP सर्वर। DHCP मैसेजेस, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, इसको डोरा प्रोसेस बोलते हैं, आप ऐसे याद रख सकते। डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, टोटल 4 मैसेज हैं इसमें। आपकी एक लेयर 7 सर्विस है DHCP, ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी वेंडर का डिवाइस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। सिस्को iOS है, उसमें भी DHCP चलता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी DHCP चलता है आपका। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उसमें भी क्या चलता है, DHCP सर्विस चलती है। ऐसा नहीं है कि आपका किसी वेंडर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है या फिर किसी एक स्पेसिफिक मशीन में चलता। मोबाइल फ़ोन है आपका, एंड्रॉयड है, उसमें मोबाइल फ़ोन में कौन सा होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें भी क्या होता है, DHCP। एप्पल के प्रोडक्ट हैं, उनमें मैक OS होता है या फिर जो भी उनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसमें भी क्या सपोर्टेड होता है, DHCP। तो आपका एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो या क्या डिवाइस। कैसा प्रोटोकॉल है, एक UDP बेस्ड। देखो यार, जब डिज़ाइन की जाती है ना चीज़ें, आप UDP बेस्ड की बात करो या TCP बेस्ड की बात, ये डिसाइड किया जाता है सबसे पहले कि यार किस टाइप का कम्युनिकेशन है। यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 2 टाइप का कम्युनिकेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक क्या होता है आपका वन टाइम, एक होता है कंटिन्यूअस, जिसमें आप कोई डेटा सेंड और रिसीव कर रहे होते हो, इसमें आपको डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हो। जब भी वन टाइम कम्युनिकेशन होगा ना, वन टाइम डेटा एक्सचेंज होगा, उस केस में हम ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, कंटिन्यूस डेटा फ्लो होगा, उसमें क्या यूज़ करते हैं, TCP। अब अगर आप एग्जांपल लेते हो DHCP का या फिर आप एग्जांपल लेते हो किसका, दोनों ही केस में वन टाइम कम्युनिकेशन है। दोनों ही केस में कैसा कम्युनिकेशन है, वन टाइम कम्युनिकेशन का मतलब है अगर मशीन को IP मिल जाता है, उसके बाद हमें DHCP सर्वर से कोई मतलब, लाइकवाइज DNS। अगर आपको एक डोमेन नेम का IP मिल जाता है, उसके बाद आप DNS को स्किप कर देते हो। नेक्स्ट टाइम आप DNS को तभी रिक्वेस्ट करोगे जब आपको न्यू IP एड्रेस की क्या पड़ती है, ज़रूरत। तो वन टाइम कम्युनिकेशन में हम मोस्टली कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, UDP, क्योंकि आपको कनेक्शन नहीं बनाना पड़ता। क्या नहीं बनाना पड़ता, अगर आप TCP यूज़ करोगे तो 3 वे हैंडशेक मेंटेन करना पड़ेगा।
एक कनेक्शन बनेगा, उसी के बाद क्या हो सकता है, डेटा एक्सचेंज हो सकता है। लेकिन यूडीपी ऐसा कुछ नहीं करता। आप डायरेक्ट डेटा सेंड करो, सर्वर से डायरेक्ट क्या मिल जाता है आपको, रिस्पॉन्स, बात खत्म। इसीलिए आपका जो DHCP है वो यूडीपी बेस्ड है, या फिर DNS वो भी किस पे बेस्ड रहता है, यूडीपी पे बेस्ड है। तो पोर्ट नंबर्स 67 एंड 60, दो पोर्ट नंबर क्यों यूज़ करता है बात करेंगे। उसके बाद क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड प्रोटोकॉल, एक मॉडल होता है आपका क्लाइंट एंड सर्वर। तो DHCP के केस में क्या होगा यार, एक क्लाइंट रहेगा और एक क्या होगा, DHCP सर्वर। ये आपका स्विच है और ये क्लाइंट। ऐसा उस केस में होता है जब आप DNS रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे होते हो। ये क्या है, एक DNS, तो उस केस में आपकी मशीन एज ए क्या एक्ट कर रही होती है, क्लाइंट एक्ट कर रही होती है। तो DNS भी क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, DHCP भी क्या आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल प्रोटोकॉल। एक क्लाइंट रहेगा, एक क्या रहेगा आपका सर्वर। क्लाइंट इससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। अब आपके पास DHCP में दो पोर्ट नंबर्स हैं। कितने पोर्ट नंबर हैं, दो पोर्ट नंबर, 67 एंड 68। तो होगा इस तरीके से कुछ, आपका सबसे पहले ट्रैफिक आएगा DHCP का 7th लेयर से। कौन सी लेयर से, ट्रांसपोर्ट लेयर को डेटा हैंड ओवर किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ कौन सा एड्रेस ऐड कर रही होगी, यूडीपी, जिसमें एक सोर्स पोर्ट होता है और एक क्या होता है। अगर आपका क्लाइंट मैसेज सेंड कर रहा है तो सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, 68, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा, ये आपका सोर्स पोर्ट था और ये क्या रहेगा, डेस्टिनेशन। हम आईपी एड्रेसिंग की बात नहीं कर रहे, आईपी एड्रेस में क्या होगा। लेकिन जब यूडीपी का मैसेज या DHCP का मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो उसमें दो पोर्ट नंबर लगते हैं, एक सोर्स पोर्ट और एक। तो जब क्लाइंट मैसेज सेंड कर रहा है तो सोर्स पोर्ट क्या रहेगा, 68, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, 67। जब आपका DHCP सर्वर रिस्पॉन्स देता है वापस, जब इसका रिस्पॉन्स आएगा उस केस में भी DHCP मैसेज होगा, उसके साथ क्या लगेगा, यूडीपी का हेडर। किसका हेडर लगेगा, जब सर्वर सेंड करेगा तो उसमें सोर्स पोर्ट क्या होगा, 67, और डेस्टिनेशन क्या होगा, 68। मतलब ये मैसेज क्लाइंट्स के लिए, सर्वर सेंड कर रहा है, इसी वजह से सोर्स पोर्ट क्या है उसमें आपका 67, और डेस्टिनेशन पोर्ट 68 किसके लिए होता है, क्लाइंट्स के लिए। इसलिए उसको किस में रखा है, डेस्टिनेशन पोर्ट। इसलिए दो पोर्ट नंबर यूज़ किए जाते हैं DHCP में, 67 एंड 68। ठीक है, सर किसी में तो एक ही पोर्ट यूज होता है, सर किसी में तो किसी प्रोटोकॉल में एक ही पोर्ट यूज होता है। एक ही पोर्ट यूज होता है क्योंकि उस कॉन्वर्सेशन में दोनों मशीन्स क्या नहीं होती, आपकी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें कुछ मैसेज सर्वर किसको फॉरवर्ड कर रहा होगा, क्लाइंट को, कुछ मैसेज क्लाइंट किसको फॉरवर्ड कर रहा होता है, सर्वर को फॉरवर्ड कर। जैसे आप टेलनेट की बात करते हो तो टेलनेट के केस में क्या होता है, आपका सोर्स पोर्ट रैंडम होता है। सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, 23। SSH की बात करते हो, सोर्स पोर्ट क्या होता है, रैंडम। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, 22 होता है। उस केस में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल वाला सिस्टम नहीं होता। आपकी मशीन है, उस पर सिर्फ आउटपुट दिख रहा होता है आपको। रिस्पॉन्स कौन दे रहा होता है, आपका सर्वर दे रहा होता है। कंटिन्यूसली उनके बीच में कोई मैसेज एक्सचेंज नहीं होता 3-वे हैंडशेक के बाद। जब 3-वे हैंडशेक बन जाता है तो डेटा सिर्फ मशीन आपको फॉरवर्ड कर रही होती है, जिस भी डिवाइस का आपने क्या ले रखा होता है, एक्सेस। तो उसमें सोर्स पोर्ट क्या चल रहा होता है, रेंट। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, वेल नोन, 23। टेलनेट के केस में, SSH के केस में 22। ठीक है, Yes. 68 एंड 67 लिख लिया आप लोगों ने। तो कब 68 होगा, कब 67, कोई कन्फ्यूज़न नहीं।
A Cisco router or can be configured as a DHCP, और हम एक Cisco राउटर को एज ए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। Cisco राउटर को क्या बनाएंगे हम? एज ए DHCP सर्वर। कितने मैसेज होंगे इसमें यार? डिस्कवर, रिक्वेस्ट एंड 4 मैसेज होते हैं टोटल। कितने मैसेज होते हैं? आप इसको कैसे याद रख सकते हो? एज ए डोरा प्रोसेस। कैसे याद रख सकते हो? डोरा प्रोसेस की तरह। आज हम मैसेज कैप्चर करेंगे वायरशार्क पर। तो हम GNS3 में एक बिल्कुल ही आसान सी टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें एक R1 होगा, एक स्विच होगा, कुछ PC लगे होंगे। 4 PC लगाए हमने। राउटर क्या रहेगा आपका इस केस में? DHCP सर्वर। ऐसी है मतलब यार, आपको DHCP सर्वर पे मैनुअली IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या कॉन्फ़िगर करना होगा? क्योंकि DHCP सर्वर बाकी सबको तो IP दे सकता है, DHCP सर्वर को IP कौन देगा? समझ रहे हो आप? DHCP सर्वर के पास भी तो क्या होना चाहिए? अपना एक IP होना चाहिए। आपने बोला कि हमें कितने रुपए चाहिए भाई, आप तो क्या थे? क्लाइंट रिक्वायरमेंट रख दिया आपने, तो कितने रुपए चाहिए आपको? इनको रुपए कौन देगा भाई? या तो इनके पास होंगे अपने पापा के, या फिर इनको कमाने पड़ेंगे, या फिर इनको ये कमाएंगे पैसे और फिर किसको देंगे? ऐसा ही होता है। DHCP सर्वर आपको IP दे सकता है, DHCP सर्वर के पास IP कहाँ से आएगा? वो कैसे कॉन्फ़िगर करोगे आप? तो आपको सबसे पहले जो DHCP सर्वर बना रहे हो उसको क्या देना पड़ता है? IP एड्रेस। तभी तो वो कम्युनिकेशन में क्या बन पाएगा? एक पार्ट बन पाएगा। तभी तो वो मैसेज सेंड कर पाएगा और रिसीव कर पाएगा। तो DHCP सर्वर क्लाइंट्स को IP दे सकता है, DHCP सर्वर को IP कैसे दोगे आप? मैनुअल। इनको IP कैसा मिलेगा? इनको IP कैसा मिलेगा? लेकिन DHCP सर्वर के पास खुद के पास IP कैसा होगा? स्टैटिक IP या फिर मैनुअल IP एड्रेस, ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो GNS3 आप लोगों के पास तो नहीं होगा। वैसे पैकेट ट्रेसर पे भी कर सकते हो आप। मैं तो सिर्फ GNS3 आप लोगों को मैसेज शो करने के लिए चला रहा हूँ। इसमें वायरशार्क चला करके मैसेज कैप्चर किए जा सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं DHCP नाम से, DHCP सर्वर। यहाँ कुछ राउटर्स है हमारे पास, राउटर लगा लिए 4 राउटर, और आपके पास एक राउटर को हम DHCP सर्वर बनाएंगे। तो टोटल 5 राउटर्स हैं। 4 राउटर्स को हम एज ए PC एक्ट करवा रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5। वैसे है तो राउटर से सिंबल चेंज कर देंगे सिर्फ। चेंज होस्ट नेम, PC1 PC2 3 एंड 4। विजिबल है टोपोलॉजी? फिर मैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे।
ईथरनेट 4 और ईथरनेट 5। F0/0 इसमें सारे इंटरफेसेस राउटर्स के। स्विच पे हमें कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना, यहाँ से स्टार्ट करने हैं। डिवाइसेस स्टार्ट, सबनेट यूज़ करेंगे 10 का, 10.1.1.0/24। R1 लिंक पे क्लिक किया, स्टार्ट कैप्चर। चलो बस आ जाओ, वापस आ जाओ। R1 पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1/24 और क्या कर दिया, नो शट डाउन कर दिया। अब हम बनाएंगे R1 को एज ए DHCP सर्वर। R1 को क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, एज ए DHCP। अब आपको लग रहा होगा DHCP सर्वर हमने सिर्फ और सिर्फ बनाया था क्या कॉन्फ़िगर करने के लिए, आईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। बनाया तो सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए था, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब किससे, DHCP सर्वर से। जैसे पहले ज़िंदा रहने के लिए 3 ही चीज़ें चाहिए होती थी, रोटी कपड़ा मकान। अब आपको मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, उसमें इंटरनेट भी चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, आपको रहने के लिए अच्छा घर चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई आज के टाइम में हमारी। ऐसे किसके साथ है, DHCP सर्वर के साथ। हमने बनाया था सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर कर दे, वो आईपी। लेकिन अगर आप बात करते हो एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ आईपी एड्रेस इनफ नहीं है। सिर्फ क्या इनफ नहीं है, आपको मशीन को आईपी एड्रेस तो देना ही है। ठीक है, क्या बिना सबनेट मास्क के हम आईपी दे सकते हैं? तो एंड यूज़र को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, सबनेट मास्क। क्या देना होगा, क्या देना होगा? ये तो बिल्कुल बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो DHCP सर्वर किसको प्रोवाइड कर सकता है, आपकी मशीन को। आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करना है, सबनेट मास्क भी देना है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना है और DNS सर्वर भी देना है आप। तो हम चाहते हैं कि जो आपका DNS सर्वर है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको दे दे, आपकी मशीन को। अब इन चारों पैरामीटर्स में से आपको पता है आईपी एड्रेस मशीन का कैसा होना चाहिए, लेकिन एक नेटवर्क में जितने यूज़र्स हैं उन सब के लिए ये इन्फॉर्मेशन कैसी रहेगी यार। भाई आईपी एड्रेस मशीन के पास यूनिक होना चाहिए, बट सबनेट मास्क शुड बी सेम। अगर सबनेट मास्क के अलग अलग होगा दो मशीन्स का, तो वो अलग अलग नेटवर्क के क्या बन जाएगी मैम। देन यू हैव टू कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट गेटवे, वो भी क्या रहता है, कॉमन। DNS सर्वर भी क्या रहता है, कॉमन रहता है। तो आपका DHCP सर्वर मशीन को सिर्फ आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता, वो सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देता है और DNS सर्वर भी देता है। आप किससे कॉन्फ़िगर करवा सकते हो सब सारी चीज़ें, DHCP सर्वर्स। किससे प्रोवाइड करवा सकते हो, DHCP सर्वर्स। देखिए कैसे, अब मैं R1 को बता रहा हूँ ये सारी बातें। IP DHCP पूल, नेम दे दिया हमने पूल को, क्या
कौन से नेटवर्क के लिए? 10 के नेटवर्क के लिए। पूल का मतलब होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है। IP DHCP पूल नेटवर्क 10। हमने सबसे पहले तो इसको एक नेटवर्क बताया, डिफ़ॉल्ट राउटर, DNS सर्वर। 1 मिनट दो बस आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। 8.8 डू शो हिस्ट्री। ये कमांड चलाई हमने R1 को एज ए DHCP सर्वर बनाने के लिए। दिख रही है कमांड्स आपको? IP DHCP पूल नेटवर्क 10। एक नेटवर्क बनाया 10 का, नेम दिया है सिर्फ पूल को, क्योंकि एक ही राउटर पे आप मल्टीपल पूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो क्या देना पड़ता है आपको? एक नेम देना पड़ता है। नेम कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके बाद क्या बताया है? 10.1.1.0/20। हमने बोला R1 को कि अगर आपके पास DHCP से रिक्वेस्ट आती है कोई भी, तो आप IP ऑफ़र करोगे। अभी IP ऑफ़र करेगा 10.1.1 से लेकर के 254 तक, क्योंकि फर्स्ट IP नहीं दे सकता और लास्ट IP नहीं दे सकता। ये बात DHCP सर्वर को भी पता है कि फर्स्ट IP आपका नेटवर्क ID एंड लास्ट IP इज़, तो वो IP ऑफ़र करेगा 10.1.1 से लेकर के 10.1.1.254 तक। जो भी IP ऑफ़र करेगा उसके साथ सबनेट मास्क क्या रहेगा? क्योंकि आपने साथ में लिखा हुआ है सबनेट मास्क क्या रहना चाहिए? 20। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP रहेगा 10.1.1. और DNS सर्वर का IP 8.8.8. तो आपका राउटर क्या करेगा? IP एड्रेस यूनिक देगा, कौन से नेटवर्क में से उठा करके, इस रेंज में से। लेकिन उन IP के साथ सबका जो सबनेट मास्क है वो कॉमन रहेगा। DNS सर्वर की इन्फॉर्मेशन सेम और डिफ़ॉल्ट राउटर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कॉमन होगी। DNS सर्वर, डिफ़ॉल्ट राउटर एंड सबनेट। नेटवर्क हमने बताया ताकि आपके पास क्या हो, एक रेंज ऑफ IP एड्रेस, ताकि आप IP एड्रेस असाइन कर पाओ मशीन्स को। तो आपका R1 अब IPs डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कर देगा? स्टार्ट। कौन से पूल में से? जो पूल आपने R1 पर बनाया। देखें, इतना ही सा था बस DHCP सर्वर, कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसमें। शो IP DHCP पूल क्या बना रखा है हमने? एक पूल बना रखा है। नाम क्या दिया पूल को? टोटल एड्रेसेस कितने हैं यार भाई? /24 यूज़ कर रहे हो आप। /24 के केस में 8 बिट्स बचते हैं होस्ट के लिए। 2^8 256। एक फर्स्ट IP यूज़ नहीं कर सकते और एक, तो DHCP सर्वर को भी पता है कि इस पूल में से कितने IP दिए जा सकते हैं। कितने कह रहा है? 250। 10.1.1 से लेकर के रेंज कहाँ तक है? 10.1.1.254 तक, क्योंकि आपने सबनेट मास्क बताया है और उसी से क्या बना ले इसने? रेंज। कौन से एड्रेसेस? अब आपको इस वर्ड को देखना है ध्यान से। लीज्ड एड्रेस बोल रहा है वो। लीज्ड एड्रेस का मतलब है जो DHCP सर्वर IP देता है वो परमानेंट नहीं होती। आप किसी से लीज पे लेते हो घर, वो परमानेंट थोड़ी है आपका। जब तक आप रेंट दे रहे हो तो तब तक आप वहाँ रह सकते हो, जैसे रेंट नहीं दोगे बाहर। तो कैसे IP होते हैं? DHCP से जो IP मिलता है वो परमानेंट नहीं होता आपका, जा सकता है कभी भी। कितना टाइम होता है, लीज टाइम कितना रहता है, लीज ड्यूरेशन कितना रहता है, उसकी हम बात करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 24 आवर्स। कितना रहता है? 24 घंटे के लिए आपको IP मिलता है। उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद IP क्या करवाना पड़ेगा? इसीलिए इसने लिखा हुआ लीज्ड एड्रेस अभी कितने हैं? किसी भी मशीन को IP दिया ही नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अभी तक इसके पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है। हमने तो अभी कॉन्फ़िगरेशन की है ना, अब हम रिक्वेस्ट करेंगे एक राउटर से जाकर। इसके लिए डायनामिक IP के लिए। इसके लिए डायनामिक IP करें। उससे पहले हम एक कमांड चला देते हैं यहाँ मैसेजेस देखने के लिए। वैसे तो हमें वायरशार्क में दिख ही जाएंगे,
लेकिन अगर आप CLI पे भी देखना चाहते हो, डीबग IP DHCP सर्वर कि जितने भी DHCP सर्वर के पास पैकेट्स आ रहे हैं वो आप मुझे CLI पे शो कर देना, आपको इसी CLI एक्सेस पे दिख जाएंगे। ठीक है, वाई शायद चले गया होगा, वैसे तो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, चल रहा है आपका ये PC1। यार ये राउटर है, आप इसको PC मत सोचना है क्या, वैसे ये राउटर है, लेकिन हम क्या करेंगे, नो IP राउटिंग कर देंगे जिससे राउटिंग डिसेबल हो जाएगी। क्या कर दिया, नो IP। अब IP एड्रेस मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने की क्या कमांड थी, क्या कमांड थी IP कॉन्फ़िगर करने, इंटरफेस, फिर IP एड्रेस 10.1.1.2 एंड सबनेट मास्क। IP एड्रेस पहले आप IP मैनुअल कॉन्फ़िगर करते थे, इस बार मैंने क्या बोला है, IP एड्रेस DHCP। इसके बाद मैंने ये नहीं लिखा 10.1.1.2 या सबनेट मास्क, क्या लिखा है आपने, सिर्फ IP एड्रेस कि भाई DHCP से आपको क्या लेना है इस बार, IP एड्रेस, किसी IP एड्रेस लेना है आपको DHCP से। 2 बार चला दी हमने कमांड्स, चल जाएंगी कोई नहीं 2 बार। DHCP 2 बार चला दिया यार कमांड, इस वजह से इतने मैसेज दिख रहे हैं आपको, अदरवाइज मैसेज कितने जा रहे होंगे इसमें, 4 3-4 बार चल गई वो कमांड। एक बार चलानी थी सिर्फ IP एड्रेस DHCP। दिख रहा है ये, अब दिख रहा है, देखो कितने मैसेज गए हैं, कितने मैसेज हैं, 4। DHCP डिस्कवर, DHCP एंड DHCP एक्नॉलेजमेंट। इसमें से 2 मैसेज क्लाइंट के और 2 मैसेज सर्वर के, 2 मैसेज क्लाइंट ने सेंड किया और 2 मैसेज DHCP डिस्कवर और DHCP रिक्वेस्ट। ये 2 मैसेज आपका DHCP क्लाइंट सेंड करता है। कौन सेंड करता है, DHCP ऑफर एंड DHCP एक्नॉलेजमेंट। ये मैसेज सेंड करेगा आपका सर्वर, ये मैसेज कौन सेंड करेगा, DHCP सर्वर सेंड करेगा। कैसे मैसेज होंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, लिख लिया। PC1 पर एक मैसेज आया है, जिस पे आपने IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो एक मैसेज शो कर रहा है। दिख रहा है मैसेज सभी को, क्या कह रहा है मैसेज, एड्रेस इंटरफेस F0/0 असाइन DHCP। क्या IP मिला इसको, 10.1.1. और मास्क क्या मिला है, 255.255.255. आप कहोगे 10.1 क्यों नहीं मिला, क्योंकि 10.1 तो आप पहले असाइन कर चुके हो स्टैटिकली। कैसे असाइन कर चुके हो, DHCP कभी भी डुप्लीकेट IP नहीं देगा। 10.1 किसको कॉन्फ़िगर कर चुके हो, राउटर को, तो मशीन को IP अपने आप ही क्या मिला है। क्या इस बार हमने देखा यार कौन सा IP यूज़ कर चुके हैं और कौन सा नहीं किया, वो DHCP एड्रेस खुद ही पता कर लेते हैं। DHCP सर्वर फर्स्ट ऑफ ऑल पता करता है कि IP एड्रेस डुप्लीकेट है या फिर यूनिक। इस बार इसने IP क्या ऑफर किया, 10.2, 10.1 नहीं किया, क्योंकि 10.1 किस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है आपने, राउटर पर। देखिए कहाँ गया हमारा राउटर, ये रहा, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मेथड मैनुअल आता था, आज मेथड क्या है, DHCP। मेथड क्या है, आप कहोगे डिफ़ॉल्ट गेटवे मिला या नहीं मिला, वो कैसे चेक करेंगे।
डू शो आईपी राउट, क्या मिला हुआ इसको? डिफ़ॉल्ट। क्या बताया था हमने राउटर को कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दे देना? 10.1.1. क्या मिल रहा है डिफ़ॉल्ट गेटवे? 10.1.1.1. आप कहोगे डीएनएस सर्वर मिला या नहीं मिला, वो कैसे चेक करेंगे? शो आईपी डीएनएस, राउटर पे क्या कमांड चलाते हैं हम? शो आईपी डीएनएस व्यू कमांड चलाते हैं, क्योंकि भाई पीसी के केस में तो हमें वैसे ही दिख जाता है जीयूआई में। ये कमांड लाइन इंटरफेस है। कैसा इंटरफेस है? कमांड लाइन इंटरफेस में अगर आपको कोई आउटपुट चेक करना है तो आप कमांड चलाते हो। मैंने कमांड चलाई शो आईपी डीएनएस 8.8.8. क्या आईपी मिला हुआ है डीएनएस सर्वर का? 8.8.8. हमने यही तो बताया था 8.8 प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? किसको बोली थी ये बात? डीएचसीपी सर्वर को। और मिल भी क्या रहा है? डोमेन नेम सर्वर 8.8.8.8. तो भाई 8.8 डीएनएस सर्वर भी मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल रहा है 10.1, और साथ में क्या मिल रहा है? आईपी। आप कहोगे सबनेट मास्क तो नहीं दिख रहा। भाई सबनेट मास्क भी दिख जाएगा। श्योर रनिंग में ना तो नहीं दिखेगा। श्योर राउटिंग टेबल में दिखता, राउटिंग टेबल हमने हटा दी क्योंकि राउटिंग डिसेबल कर दिया। आपको यहाँ दिख जाता है क्या? 10.1.1.2/24. तो आईपी भी मिल रहा है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी मिल रहा है और डीएनएस सर्वर भी मिल रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन है किसके पास? मशीन के पास। इतने सारे मैसेज आए थे डीएचसीपी सर्वर के पास। ये देखिए सीएलआई पे क्या चलाया था हमने? डीबग आईपी डीएचसीपी सर्वर, DHCP discover received from client this on interface F0/ allocate an IP address without class sending DHCP कौन सा IP ऑफर किया है? कौन सा IP ऑफर किया है? 10. उसके बाद रिसीव फ्रॉम, उसके बाद DHCP एक्नॉलेजमेंट टू। कितने मैसेज बताए थे मैंने? 4, जिसमें से 2 कौन सेंड करता है? क्लाइंट। लिखा हुआ है DHCP डिस्कवर रिसीव फ्रॉम। इसका मतलब किसने सेंड किया था डिस्कवर मैसेज? क्लाइंट। सेंडिंग DHCP ऑफर सेंड कर रहा है, इसका मतलब कौन सेंड कर रहा है? सर्वर सेंड कर रहा है। किसको? DHCP रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम, इसका मतलब रिक्वेस्ट और डिस्कवर किसके मैसेज हैं? क्लाइंट के। फिर क्या कह रहे हैं? सेंडिंग DHCP एक्नॉलेजमेंट टू क्लाइंट। सेंडिंग DHCP एक्नॉलेजमेंट टू क्लाइंट। कितने मैसेज थे? 4। कौन सा IP ऑफर किया? 10. वेरीफाई करते हैं शो आईपी DHCP पूल। कितने एड्रेस दे चुका है अब तक? कितने एड्रेस दे चुका है? जो नेक्स्ट यूजर आएगा उसको क्या आईपी मिलेगा? करंट इंडेक्स में देखिए आप, कह रहा है अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आती है ना उसको हम कौन सा आईपी ऑफर करेंगे? 10.3, क्योंकि 10.1 आपने राउटर को दे रखा है, 10.2 हम मशीन को ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। अब जो नई रिक्वेस्ट आती है उसको कौन सा आईपी ऑफर किया जाएगा? 3। आप कहते हो हम नहीं मानते इस बात को, हमें देखना है। ये देखिए, मानना भी नहीं चाहिए ऐसे डायरेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस F0/0। पहले क्या किया? नो शट डाउन। आईपी एड्रेस वेट करते हैं इसको आईपी मिलने का। क्या आईपी मिल रहा है? 10.1.1.3 सबनेट मास्क। अगर आप R1 पर देखते हो बाहर करके, क्या मिला था इसको? एक डिस्कवर। इसने क्या दिया?
कौन सा ऑफर किया आईपी? 10 डॉट। अब अगर हम दोबारा से पूल देखते हैं तो भाई ये आपका 2 एड्रेस दे चुका है लीज पे, 10.2 एंड 10.1। करंट इंडेक्स में क्या है? जब नेक्स्ट क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करेगा आईपी के लिए, उसको कौन सा आईपी ऑफर करेंगे हम? 10.4। देखते हैं नेक्स्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट करके PC3। कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन। आईपी एड्रेस मिल जाएगा आईपी अभी। क्या आईपी मिला है? 10 डॉट। अब ये लास्ट यूजर अगर रिक्वेस्ट करेगा तो इसको आईपी मिलेगा 10.5। कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन। आईपी एड्रेस DHCP। हमारा ये जो सर्वर था इसका होस्ट नेम चेंज कर देते। क्या रख दिया होस्ट नेम? DHCP सर्वर। शो आईपी DHCP पूल। कितने आईपी ऑफर प्रोवाइड कर चुका है? 4। नेक्स्ट आईपी कौन सा है? 6। शो आईपी DHCP बाइंडिंग। कौन सी टेबल चेक करने के लिए? शो आईपी DHCP बाइंडिंग। अपने आप ही डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं। अब आपको कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा आईपी असाइन हो चुका है और कौन से हमारे पास रिमेनिंग आईपीज है, ये सब कुछ यहाँ पता है हमें। 10.2 असाइन हो चुका है, 10.3, 10.4 एंड 10.5। लीज मार्च 12 शो क्लॉक। अभी क्या है? मार्च हुआ। कब एक्सपायर हो जाएगा? मार्च 2 मार्च। 24 आवर्स के बाद ये आईपी एक्सपायर हो जाएगा लीज। आपको फिर आईपी क्या करवाना होगा? रिन्यू करवाना होगा। फिर आईपी क्या करवाना होगा? रिन्यू करवाना। ठीक है, लीज टाइम चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अब अगर कोई क्लाइंट नेटवर्क छोड़ के जाता है, जैसे आप पीसी को ऑफ कर देते हो, पीसी को क्या करते हो? शट डाउन। वो एक और मैसेज यूज़ करता है यार, वो सर्वर को बता देता है कि मैं नेटवर्क को छोड़ करके जा रहा हूँ। कौन सा मैसेज सेंड करके? कौन सा मैसेज सेंड करके? अगर मैं इसका इंटरफेस डाउन कर देता हूँ शट डाउन, तो ये एक रिलीज मैसेज सेंड कर देगा DHCP सर्वर को कि आई एम नॉट यूजिंग 10.1.1. मैं इस आईपी को यूज़ ही नहीं कर रहा अब। इसका मतलब ये है कि DHCP सर्वर 10.2 आईपी अब किसी दूसरे क्लाइंट को दे सकता है। किसको दे सकता है? अब दूसरे क्लाइंट को दे सकता है। तो DHCP रिलीज मैसेज की हेल्प से DHCP को ये पता लग जाता है कौन सा यूज़र अभी एक्टिव है नेटवर्क में और कौन आईपी को रिलीज़ करके जा चुका है। तो आईपी जो रिलीज़ हो जाते हैं ना, वो आईपी आप किसी दूसरी मशीन को। लेकिन अभी ये राउटर या सर्वर कोई भी आईपी जैसे 10.2, 10.3, 10.4 एंड 10. किसी भी और मशीन को देगा ही नहीं, क्योंकि 10.2 ये यूज़ कर रहा है, 10.3, 10.4 एंड 10.5। ठीक है, इतना आ रहा है समझ? वैसे तो CCNA में इतना ज़्यादा बताया नहीं जाता यार, बट अगेन आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, पढ़ते बहुत हो आप ज़्यादा, तो हम थोड़ा सा मैसेज फॉर्मेट या आपका फ्लो डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिन्यू के लिए कुछ नहीं करना, मशीन खुद ही रिन्यू करवा लेती है। ये कौन था आपका? दो टाइमर होते हैं, एक लीज टाइमर होता है और एक क्या होता है? अगर एक मशीन कंटिन्यूसली एक आईपी को यूज़ कर रही है ना, तो 12 आवर्स में खुद ही क्या करवा लेती है? रिन्यू करवा लेती है, ताकि उसकी लीज बढ़ती रहे।
24 घंटे का था, जैसे 12 आवर्स हुए उसने आईपी दोबारा रिन्यू करवा लिया 12 आवर्स में, फिर लीज टाइम कितना हो गया 24 आवर्स। फिर नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या करवा लिया, आईपी को रिन्यू करवा लिया, फिर लीज टाइम कितना हो जाएगा 24 आवर्स हो जाएगा। तो एक मशीन 12 आवर्स में अपने आप आईपी को क्या करवा लेती है, रिन्यू करवा लेती है, वो नहीं वेट करती 24 आवर्स का। ठीक है, सेम ही मिल जाएगा। हाँ जी, किसकी? टाइमर डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना यार, ये क्लाइंट और ये सर्वर है। आपने क्लाइंट पे कमांड चलाई आईपी एड्रेस DHCP, क्या कमांड चलाई है? फर्स्ट ऑफ ऑल DHCP सर्वर इज क्लाइंट को नहीं पता DHCP सर्वर कौन है। DHCP सर्वर इज अननोन। हु इज DHCP सर्वर? इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास नहीं है? क्लाइंट के पास। इसलिए तो डिस्कवर मैसेज बनाया था, इसलिए तो क्या बोलते हैं हम उसको, DHCP डिस्कवर मैसेज। जैसे आप आईपी एड्रेस डिस्कवर चलाते हो ना या DHCP चलाते हो, ये मशीन लेयर 7 पे एक मैसेज जनरेट करती है। कौन सा मैसेज? डिस्कवर मैसेज जनरेट करके UDP को हैंड ओवर कर देती है। किसको हैंड ओवर कर देती है? UDP। सोर्स पोर्ट रहेगा 68, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रहेगा इसमें? 67, क्योंकि क्लाइंट सेंड कर रहा है मैसेज। कौन सेंड कर रहा है? क्लाइंट। सोर्स पोर्ट 68 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट 67। ये किसका काम था? ट्रांसपोर्ट लेयर का। देन ट्रांसपोर्ट लेयर विल हैंड ओवर दिस इंफॉर्मेशन टू नेटवर्क। नेटवर्क लेयर को क्या रिसीव हुआ? एक सेगमेंट। क्या रिसीव हुआ? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की? आईपी डिसाइड करना। भाई आईपी होता तो फिर DHCP के साथ मत्था क्यों मारते? अगर क्या होता हमारे पास आईपी एड्रेस, देन DHCP सर्वर की क्या रिक्वायरमेंट है? आईपी तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो यही है। अब जब तक ट्रैफिक लेयर 2 पे नहीं जाएगा, फिजिकल लेयर पे नहीं जाएगा, तब तक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आपको कुछ ना कुछ आईपी तो इनकैप्सुलेट करना होगा। मैसेज को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करनी होगी हमें? कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी। तो सोर्स आईपी रहता है डिस्कवर मैसेज में 0.0.0.0। हमें ये भी नहीं पता DHCP सर्वर कौन है, तो डेस्टिनेशन आईपी क्या रहेगा? ब्रॉड प्रोटोकॉल नंबर 17, क्योंकि UDP था। क्या था? उसके बाद लेयर 2। लेयर 2 पे क्या ऐड होगा? एक और एक क्या ऐड होगा? मशीन के पास मैक एड्रेस तो होता ही है अपना, डेस्टिनेशन मैक, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट है। तो डेस्टिनेशन मैक भी क्या रहेगा? ब्रॉडकास्ट। ये पूरा मैसेज बनाने के बाद क्लाइंट सेंड करेगा स्विच को, और स्विच किसको सेंड करेगा? राउटर। सबसे पहले तो आपका राउटर लेयर 1 पे रिसीव करेगा, उसके बाद कौन सी लेयर पे जा रहा होगा? लेयर 2। डेस्टिनेशन मैक क्या है? ब्रॉडकास्ट। R1 ने क्या कर लिया? ट्रैफिक रिसीव। उसके बाद क्या ओपन करेगा? डेस्टिनेशन आईपी भी क्या है? ब्रॉडकास्ट। ये भी राउटर ने क्या कर लिया? ट्रैफिक। उसके बाद एक का प्रोटोकॉल नंबर क्या है? इसका मतलब लेयर 4 पे किसको हैंड ओवर करना है? UDP। किसको हैंड ओवर करना है? डेस्टिनेशन पोर्ट इज, अब 67 को वही रिसीव कर सकते हैं जो एज ए DHCP सर्वर एक्ट कर रहे हो। एज ए क्या एक्ट कर रहे हो? क्या R1 DHCP सर्वर बना हुआ है? यस, हमने चलाई थी कमांड IP DHCP पूल। जैसे आप ये कमांड चलाते हो, वो राउटर एज ए DHCP सर्वर एक्ट करना क्या कर देता है? स्टार्ट। उसने देखा 67, मतलब ठीक है, एज ए सर्वर मुझे मैसेज रिसीव करना है। कौन सा मैसेज है? डिस्कवर। कौन सी लेयर पे लेके चला गया वो? कौन सा मैसेज?
डिस्कवर मैसेज है मतलब कोई क्लाइंट है जो DHCP सर्वर के लिए लुकअप कर रहा है, एंड R1 इज एक्टिंग एज ए DHCP सर्वर. सो नाउ व्हाट राउटर विल डू? राउटर विल गिव ए ऑफर टू द क्लाइंट. किसको ऑफर करेगा? क्लाइंट को एक ऑफर देगा वो, और ऑफर देने के लिए इसके पास एक एड्रेस की रेंज है 10.1.1 से लेकर के 10.1.1.254 तक की रेंज है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप DHCP यूज़ कर रहे हो तो आप स्टैटिक IPs नहीं दे सकते. DHCP यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि अब आप स्टैटिक IP यूज़, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टैटिक IP पहले से यूज़ हो रहे हो. किसी सर्वर को IP आपने पहले से दे रखा है, जैसे राउटर को IP दे रखा था 10.1, और 10.1 IP DHCP रेंज में भी आता है. जो IP आप पहले से कॉन्फ़िगर कर चुके हो वो किस में आ रहा है? DHCP रेंज में. तो DHCP सर्वर तो 10.1 से ऑफ़र करना स्टार्ट करेगा, लेकिन ऑफ़र करने से पहले आपका R1 या फिर जो DHCP सर्वर है वो क्या जनरेट करता है यार? क्या जनरेट करता है? ग्रेसियस आर्प डुप्लीकेसी चेक करने के लिए. कहीं इसने R1 ने ऐसा IP ऑफर कर दिया जो पहले से स्टैटिक था. आप कहोगे DHCP सर्वर को तो पता होगा. नहीं, उसकी बाइंडिंग टेबल में एंट्री नहीं होती. उसकी टेबल में उन्हीं की एंट्री होंगी जो डायनामिक IP दे. स्टैटिक IP की DHCP सर्वर के पास कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मेरा IP एड्रेस यूनिक है, क्या जनरेट करता है? ग्रेसियस आर्प. वो कहता है यार 10.2 ऑफर कर रहा हूँ मैं, क्या 10.2 यूनिक तो होगा ना. स्विच के पास गई, स्विच के साथ जितने भी होस्ट कनेक्टेड है वो सबको फॉरवर्ड कर देगा. क्या किसी के पास भी 10.2 IP है? रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा R1 के पास. क्या नहीं आएगा? R1 को पता लग जाएगा 10.2 जो IP मैं ऑफर कर रहा हूँ वो यूनिक है. वो किसी भी मशीन पर कॉन्फ़िगर्ड, कौन सा मैसेज देगा अभी ये? कौन सा मैसेज देगा? ऑफर मैसेज. तो ऑफर मैसेज देने से पहले DHCP सर्वर क्या जनरेट करेगा? एक ग्रेसियस आर्प जनरेट करेगा. क्या चेक करने के लिए? डुप्लीकेसी. अब DHCP ऑफर में आपका एक IP रहेगा. कौन सा IP? 10. तो ये IP ऑफर करेगा 10.2/20 डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर 8.8. इसके साथ लगेगा सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट. कौन मैसेज सेंड कर रहा है? सर्वर. सोर्स पोर्ट क्या होगा? डेस्टिनेशन पोर्ट. सोर्स IP भाई R1 के पास तो IP है 10.1.1. सोर्स IP तो क्या हो जाएगा? 10.1. बट स्टिल डेस्टिनेशन IP इज, आप कहोगे 2.2 लगा दो, सॉरी 10.2. भाई मशीन ने एक्सेप्ट थोड़ी कर लिया IP. मशीन 10.2 IP अभी तक यूज़ नहीं कर रहा है, तो डेस्टिनेशन तो अभी भी क्या रखना होगा? ब्रॉडकास्ट. डेस्टिनेशन तो अभी भी क्या रखना होगा? उसके बाद सोर्स मैक, राउटर के एग्जिट इंटरफेस का, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट. किसको ऑफर देंगे हम? क्लाइंट को. तो ये आपका डिस्कवर मैसेज था. ये कौन सा मैसेज है? ऑफर मैसेज. ये कौन सा मैसेज है? ऑफर मैसेज. बस 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 बस. क्या हो रहा है इसको? सारा ही डायग्राम खराब हो गया मेरा. कौन सा मैसेज है? ऑफर मैसेज. क्लाइंट को मिला ऑफर, ठीक है. अब क्लाइंट विश्वास ही नहीं करता DHCP सर्वर. किस पे विश्वास नहीं करता? सर्वर ने ये नहीं बोला कि आप ये IP यूज़ करो. ऑफर का मतलब होता है आपकी मर्जी है.
इट इज़ योर चॉइस। ऑफर और ऑर्डर में डिफरेंस होता है। ऑफर ऑर्डर में क्या होता है, एक आपको ऑर्डर दिया जाए, एक ऑफ़र दिया जाए। ऑफ़र का मतलब है कि आपकी चॉइस मैटर करती है। क्लाइंट को ऑफ़र मिला है DHCP सर्वर से। DHCP सर्वर ने ये चेक किया था कि जो IP एड्रेस है वो डुप्लीकेट नहीं है, बट PC खुद से भी करता है। पहले डुप्लीकेसी किसने परफॉर्म की थी, R1 ने चेक परफॉर्म किया था। क्लाइंट अब खुद क्या जनरेट करेगा, कह रहा है क्या पता जो IP ऑफर किया गया वो डुप्लीकेट हो, क्या पता जो IP ऑफर किया गया वो क्या हो। तो आपकी मशीन भी क्या जनरेट करती है, पहले ग्रेसियस आर्प। अब DHCP सर्वर ने वेरीफाई किया था कि 10.2 डुप्लीकेट IP, तो इसको भी पता लग जाएगा कि जो IP है वो क्या है, यूनिक। जो IP है वो क्या है, यूनिक। ये रिक्वेस्ट कर देगा कि ठीक है मैं यही IP क्या करना चाहता हूँ, जो IP आपने मुझे ऑफ़र किया है वो IP मुझे वैलिड लगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। किसको रिक्वेस्ट की, R1 को। किसको रिक्वेस्ट की, जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है कि क्लाइंट ने उस IP को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या कहेगा, 10.1.1.2 मैंने PC1 को क्या कर दिया, अपनी डेटाबेस टेबल में एंट्री बना लेगा। डेटाबेस टेबल में एंट्री बनाने के साथ साथ क्लाइंट को क्या दे देगा, एक्नॉलेजमेंट, कि आप अब इस IP को यूज़ कर सकते हो। क्या दे दिया साथ में, एक्नॉलेजमेंट। अगेन एक्नॉलेजमेंट भी क्या होगी, ब्रॉडकास्ट। एक्नॉलेजमेंट भी क्या रहेगी, ब्रॉडकास्ट रहेगी। तो 2 मैसेज क्लाइंट फॉरवर्ड करता है और 2 मैसेज सर्वर फॉरवर्ड करता है। दोनों ही डुप्लीकेसी चेक परफॉर्म करेंगे, सर्वर भी, और सर्वर परफॉर्म करेगा ऑफर मैसेज सेंड करने से पहले, क्लाइंट परफॉर्म करेगा रिक्वेस्ट मैसेज सेंड करने से पहले। ओके, ये भी ग्रेसियस आप जनरेट करेगा और आपका सर्वर भी क्या जनरेट कर रहा था, ग्रेसियस। आप कहोगे मैसेज देख सकते हैं हम, बिल्कुल जी, ये देखिए मैसेज आपके सामने, बहुत सारे ऑफर हो गए ना। सबसे पहले ये देखते हैं DHCP। सबसे पहले तो मैसेज का फॉर्मेट देखो आप यार, कितनी लेयर्स दिख रही हैं आपको, 5 लेयर्स, 1 2 3 4। इसका मतलब TCP/IP मॉडल चल रहा है। कौन सा मॉडल चल रहा है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। बताइए कौन सा मैसेज है, DHCP डिस्कवर मैसेज टाइप। उस क्लाइंट ने अपना क्या दिया इसमें यार, मैक। ये राउटर का क्या है, मैक एड्रेस है। क्या बताया साथ में अपना, होस्ट नेम क्या था, PC1। देखिए यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या इनकैप्सुलेट हो रहा है उसके साथ, UDP सोर्स पोर्ट, क्योंकि क्लाइंट सेंड कर रहा है। डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स IP, सोर्स IP, डेस्टिनेशन 255.255.255 एंड 255। उसके बाद सोर्स मैक यूनिकास्ट, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट। DHCP ऑफर मैसेज, DHCP ऑफर देता है सर्वर। सोर्स पोर्ट दिख रहा है, चेंज हो गया है, क्या है सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। जो मैसेज सर्वर दे रहा है उसमें सोर्स IP किसका है, सर्वर का, 10.1। डेस्टिनेशन IP ब्रॉडकास्ट। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल कौन सा IP ऑफर किया है, 10. IP ऑफर करने के साथ साथ लीज टाइम 1 डे, रिन्यूअल टाइमर, रीबाइंडिंग टाइमर भी होता है कुछ। उसके बाद कह रहे सबनेट मास्क ये रहेगा, राउटर का IP क्या रहेगा। यहाँ राउटर के IP का मतलब है डिफ़ॉल्ट गेटवे। राउटर के IP का क्या मतलब है, डोमेन नेम सर्वर। कह रहा भाई ये इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। डोमेन नेम सर्वर 8.8 रहेगा, सबनेट मास्क क्या रहेगा 255। आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP क्या रहेगा 10. और आपको कौन सा IP ऑफर कर रहे हैं हम, 10.
क्लाइंट कहता है ठीक है, अगर आप यही आईपी ऑफर कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ। कौन सा मैसेज है? DHCP क्लाइंट फॉरवर्ड करता है सोर्स पोर्ट 68, डेस्टिनेशन पोर्ट अगेन कैसा है? ब्रॉडकास्ट। कैसा है? क्योंकि अभी तक क्लाइंट ने उस आईपी को यूज़ करना स्टार्ट ही नहीं किया। यूज़ करना स्टार्ट करेगा जब सर्वर से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। इसी वजह से सोर्स आईपी अभी भी क्या है? और डेस्टिनेशन आईपी। कह रहा है मैं कौन सा आईपी यूज़ करना चाहता हूँ। कौन से आईपी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? कह रहा है ठीक है, जो आईपी आप ऑफर कर रहे हो वही यूज़ कर लेंगे। ये लीज टाइम भी ठीक है हमारे लिए, सबनेट मास्क जो आप बता रहे हो वही ठीक है, डोमेन नेम, सर्वर, सब कुछ क्लाइंट को मिलेगी। अब एक्नॉलेज कि अब आप इस आईपी को क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। आप कहोगे इसमें कहीं भी ग्रेसियस आर्प तो नहीं दिख रही। भाई मैसेज हमने कौन से फ़िल्टर का रखे हैं? DHCP वाले। अगर मैं फ़िल्टर हटा देता हूँ, DHCP डिस्कवर दिख रहा है, उसके बाद DHCP ऑफर नहीं है, बीच में एक और मैसेज है, हु हैज़, क्या ये आपका सर्वर पूछ रहा है क्या किसी के पास 10.2 आईपी है? क्या देने से पहले? ऑफर देने से पहले। क्या देने से पहले? ऑफर देने से पहले। उसके बाद रिक्वेस्ट आया, ये देखिए पीसी वाला कहाँ है? ग्रेसियस आर्प 10. तो आपका जो सर्वर है वो भी क्या जनरेट करता है? ग्रेसियस आर्प। मशीन भी क्या जनरेट करती है? ग्रेसियस आर्प। इस बार जो आईपी था वो यूनिक था, इसलिए रिप्लाई आया ही नहीं। बाद में दिखा रहा है मैसेज, जा पहले ही रही। आप क्या करोगे? अगर उसमें डिबगिंग करोगे तो आपको पहले दिखा देगा। ठीक है, भाई वायर सारे के इसमें पहले दिखा देता है, बाद में भी दिखा देता है, ऐसा। सेंडर आईपी एड्रेस 10.1 किसके लिए सेंड कर रहा है? 10. भाई 10.2 के लिए रिस्पॉन्स तो तब आएगा ना जब 10.2 कहीं यूज़ हो रहा हो। यूज़ तो ही नहीं रहा, कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये क्या कर देता है? उसको एक DHCP ऑफर दे देता है। बाद में और भी आईपी हमने रिक्वेस्ट की थी इसमें, किसके पास 10.5 है। 10.5 ऑफर करने से पहले क्या जनरेट की थी? ग्रेसियस आर्प जनरेट की थी। तो इस तरीके से इसमें टोटल कितने मैसेज हैं आपके पास? 4। DHCP डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। ये मैसेजेस का आपका फ्लो था। 2 मैसेज आपका क्लाइंट फॉरवर्ड करते हैं, 2 मैसेज साथ में ग्रेसियस आरपी जारी होती है। साथ में क्या जारी होती है? ग्रेसियस आर्प। एक कमांड और है, IP DHCP एक्सक्लूडेड। मैंने क्या किया इसमें से एक आईपी एक्सक्लूड कर दिया। आप सर्वर को पहले ही बता दो ना यार स्टैटिक आईपी, ताकि कंफ्यूजन रहे ना। जो आईपी आपके नेटवर्क में स्टैटिकली यूज़ हो रहे हैं वो आप आईपी पहले ही बता सकते हो DHCP सर्वर को कि मैं कौन सा आईपी यूज़ कर रहा हूँ स्टैटिकली, तो वह इसके लिए कभी डुप्लीकेसी चेक ही नहीं करेगा। IP DHCP एक्सक्लूडेड कि भाई जब भी आप आईपी ऑफर करो उसमें से कौन सा आईपी एक्सक्लूड कर देना? 10.1.1. क्योंकि आईपी हम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। किस पर? राउटर। मैंने एक रेंज ही एक्सक्लूड कर दी 10.1 से लेकर के कहाँ तक? 10.1.1 100 तक कर दिया एक्सक्लूड। अब क्लाइंट से दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, सारे क्लाइंट से आईपी क्या कर दो आप? रिलीज़ कर दो। रिलीज़ DHCP कौन से इंटरफेस वाला? 0/। मैंने PC 1 से भी रिलीज़ कर दिया, हम PC 2 से भी रिलीज़ कर देंगे।
उसके बाद PC3 से भी रिलीज़ करेंगे और PC4 से भी। भाई जो IP हमें मिला हुआ वो हम यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ क्या देखने के लिए इस कमांड का सिग्निफिकेंस। ये देखो क्या रिसीव हो रहा है, DHCP रिलीज क्या कमांड चलाई थी हमने, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। क्या आप ये IP सारे क्या कर दो एक्सक्लूड, क्योंकि ये IP हम स्टैटिकली यूज़ कर रहे हैं। ये IP कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपका राउटर कभी भी 10.1 से लेकर के 100 तक ऑफर ही नहीं करेगा। सो IP DHCP पूल यहाँ दिखा रहा है आपको रेंज, लेकिन जब आप PC1 से रिक्वेस्ट करोगे इस बार इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस, इस कमांड से आप IP रिलीज़ कर सकते हो। ये मैनुअल तरीका है। अगर आप इंटरफेस सेट नो सेट कर देते हो ना, तो बैक एंड पे भी क्या हो रहा होता है, क्या IP मिला है, क्या 1 से लेकर के 100 तक कोई IP मिला, क्योंकि आपने कमांड चला दी राउटर पे IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, बीच लास्ट में एंड नहीं है, गलत है। टेन डॉट 1.1 से लेकर के 100 तक IP हम स्टैटिकली यूज़ कर रहे हैं, तो आप सारे IPs क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। इसीलिए बनाया गया था ये फीचर कि जो IP स्टैटिकली कॉन्फ़िगर्ड है आप उनको क्या कर पाओ, एक्सक्लूड कर पाओ, राउटर उन IP को कभी भी ऑफर ना करे। हो जाएगा इतना, आज इतना काफ़ी है। आप तो कह रहे थे पढ़ा दो, मेरी भी क्लास है, सही बात है। DHCP रह गया, अब आपका मल्टीपल जब पूल बनेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे DHCP रिले एजेंट। क्या डिस्कस करेंगे, R1 R2 R3 R4, ये डिज़ाइन रहेगा। ठीक है, ये 10 का नेटवर्क रहेगा आपका, ये 20 का, ये 30 का, और ये इन सब के लिए पूल हम किस पर कॉन्फ़िगर करेंगे, R1 क्या रहेगा, DHCP सर्वर। फिर किसकी बात करेंगे, DHCP, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी ये क्लाइंट क्या सेंड करेगा, डिस्कवर मैसेज कैसा होता है, क्या इसका डिस्कवर मैसेज कभी R1 के पास जा रहा होगा, बीच में तो क्या कनेक्टेड है, और राउटर का भी ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड, लेकिन हम कल करवा देंगे ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड, किसकी हेल्प से, रिले एजेंट की हेल्प से। तो आज आप क्या करना, पैकेट ट्रेसर में एक राउटर लगाना, ऐसे कुछ PC लगा लेना, और R1 को क्या कॉन्फ़िगर कर लेना, DHCP सर्वर।